अभी हम रिवाइज कर रहे हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है। अभी हम ना जब जानते हैं, कभी भी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी होती है ना, तो रिस्क होता है कि कई बार टेनेंट हमें रेंट ना दे। रिस्क होता है कि टेनेंट हमें रेंट ना दे। तब क्या होगा? यदि टेनेंट ने रेंट नहीं दिया है, तो मेरे इनकम तो कम हो रही है, बट क्या मेरा टैक्स भी कम हो पाएगा? क्या मैं उसकी टैक्स सेविंग ले पाऊंगा? सी रेंट, एक्चुअल रेंट जो होता है ना, एक्चुअल रेंट होता है जो मेरा लेट आउट पीरियड होता है। ओके, सपोज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जो है ना, इस प्रॉपर्टी में ना 8 मंथ्स की लेट आउट थी। 8 मंथ्स में से ना बाकी 4 मंथ्स या तो मैंने उसे सेल्फ यूज किया था, या मैंने उसको कुछ नहीं किया था, वो वैकेंट रहा था। इन दोनों सीन्स में मुझे रेंट नहीं मिलता है। इन दोनों सीन में मुझे रेंट नहीं मिलता है। रेंट मिलता है सिर्फ 8 मंथ्स का। अब बात कर रहे हैं हम उस 8 मंथ्स का जो रेंट मिल रहा है ना, जो ये 8 मंथ्स का जो छोटा बचा रेंट मिल रहा है ना, इसमें भी यदि मेरे बैड डेट्स हो जाए, सोचो यदि इसमें भी मेरी बैड डेट्स हो जाए, तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं जो रेंट हमें मिलता है उसमें से भी मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें से भी मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ टीनेंट से ना। टीनेंट बहुत चुती है, उसने पैसा देने से मना कर दिया है। तब हम उसको नाम देते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ये इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, हर कोई चाहता है कि जो पैसा डूब जाता है ना, उसका बेनिफिट लिया जाए, मतलब उसको हम अपनी इनकम से कम कर लें। हमारी रेंट की जो इनकम होती है, जिसे हम नाम देते हैं जीएवी, ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो कम होता है, राइट? जो भी क्या होता है, लोअर होता है। अब जब बात आती है एक्चुअल रेंट की ना, तो एक्चुअल रेंट जब हम कंप्यूट करते हैं, तो अभी तो बेसिकली मैं क्या करता है, इसको मैं इसको 8 मंथ्स का निकाल लेता, ठीक है ना? इसको मैं क्या करता, 8 मंथ्स का रेंट मिलता, यदि मुझे 8 मंथ्स का रेंट मिलता, तो मैं इसका एक्चुअल रेंट मेरा 8 मंथ्स का हो जाता, बट लेस मेरी इसमें ना बैड डेट्स हो गई। क्या सर, 1 मंथ का किराया ना उसने दिया नहीं, उसने 1 मंथ का मेरा रेंट नहीं दिया, तो क्या हो? 1 मंथ का रेंट नहीं दिया, तो मैं वो माइनस कर पाऊँगा, येस मैं माइनस कर पाऊँगा, प्लस मैं उसकी टैक्स सेविंग ले पाऊँगा। मतलब माइनस करने से मैंने इनकम कम कर ली, तो मेरा टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। बट वो कब होगा? देखिए, कोई भी ना, जब पीजीबीपी में आप पढ़ते हैं ना, बिज़नेस में भी लॉस होते हैं, बिज़नेस में भी बैड डेट्स होती हैं, तो बिज़नेस की बैड डेट्स भी ना गवर्नमेंट आसानी आसानी से आपको बेनिफिट नहीं देती। आप देखते हैं पीजीबीपी में सेक्शन 36 है, 36 की एक सब क्लॉज़ है 3, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कंडीशन बताई गई है कि आप बैड डेट्स कब रिड्यूस कर सकते हैं। बैड डेट्स रिड्यूस करने के लिए आपको कंडीशंस हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी में भी ना, आपको जो माइनस आप जो कह रहे हैं ना, मेरा रेंट नहीं मिल पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपने टेनेंट से, वो तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप एक रूल 4, क्या है रूल 4 में जो कंडीशंस दी गई ना, आप ये 4 कंडीशन ना फुलफिल कर लेना। इसमें 4 कंडीशंस हैं, इसमें 4 कंडीशंस हैं, आप ये 4 कंडीशन फुलफिल कर लीजिए, आपको रेंट जो आपने रिकवर नहीं कर पाए, जो आपका रेंट बैड डेट हो गया ना, आपको उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इतना सा है, जो रेंट आपका बैड डेट्स हो जाता है, जो रेंट आपको नहीं मिल पाता है ना, उसे आप अपनी एनुअल एक्चुअल एक्चुअल रेंट से आप उसको कम कर लेते हैं, और जब आप कम कर लेते हैं, तो अब ऑब्वियसली आपकी जीएबी कम हो जाती है। ठीक है? तो इसकी कंडीशंस देख लेते हैं क्या है। देखिए, 4 कंडीशन दी हैं। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? इट इज रिड्यूस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल रेंट। हम एक्चुअल रेंट में से कम करते हैं। फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? एक्चुअल रेंट मुझे 8 मंथ्स का मिलना था, उसमें से 7 मंथ्स का मिला, तो 1 मंथ का मैं माइनस कर रहा हूँ। ओके, तब जब उसे मैं तभी करता हूँ जब मेरी ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएँ, या मैं सैटिस्फैक्शन दे दूँ असेसिंग ऑफिसर को, ठीक है सर, उस समय ऐसे हालात थे कि मैं रेंट रिकवर कर ही नहीं पा रहा था। पहली कंडीशन है, टेनेंसी ना बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। ओके, मतलब प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू बनी हो, ठीक है, इसमें कोई छिपी बातें ना हो। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट ना प्रॉपर्टी खाली करती हो। डिफॉल्टिंग टेनेंट ने उस ईयर में प्रॉपर्टी खाली कर दी हो, या ओनर ने सारे स्टेप्स ले लिए हों उसको खाली करने के लिए, उसको नोटिस दे दिया हो सकता है ना मार्च में ही ऐसा कुछ हुआ कि मार्च में डिस्प्यूट हो गया 2 पार्टी के बीच में, रेंट देने से मना कर रहा है। तो हमने उसे तुरंत ही नोटिस दे दिया, भाई रेंट अगले महीने से खाली कर दे प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने क्या किया, नेसेसरी स्टेप्स ले लिए उसको खाली करवाने के लिए, ठीक है? टेनेंट ना, वो जो टेनेंट है जो ऐसा कर रहा है, जो पैसा देने से मना कर रहा है, वो टेनेंट हमारे किसी और प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए, मतलब हमारी और किसी प्रीमिसेस में वो रेंट पे ना हो उस समय। चौथा, हमने उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी ले लिए हों, लीगल एक्शंस भी उसके अगेंस्ट ले लिए हों, बट क्या होता है, हर चीज़
यूज़फुल, मतलब यूज़फुल नहीं है, मतलब सारी चीज़ें मेरी बेकार हो जाती हैं, मुझे रेंट अल्टीमेटली नहीं मिल पा रहा है। रेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है, तब मैं एओ को बोल रहा हूँ, यार मेरी चारों कंडीशन सैटिस्फाई हैं, अब तो मुझे बेनिफिट दे दो, ठीक है ना? उस केस में हम क्या करते हैं, अपने एक्चुअल रेंट से माइनस कर देते हैं जो मेरी बैड डेट्स है और मेरा जो बैलेंस रेंट आता है, वो हम अपनी टैक्सेबिलिटी में लाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आता है जब ये रेंट हमें फ्यूचर में मिल जाता है, जब ये रेंट हमें फ्यूचर में मिल जाता है। सी 2015-16 में मिस्टर ए ने, ये ओनर है और मिस्टर बी टेनेंट है। 2015-16 में ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, लेट आउट किया था मिस्टर बी को, ठीक है? उस समय रेंट वो दे रहा था, उस समय रेंट वो दे रहा था, बट उसने उस समय ना 9 मंथ्स का रेंट दे दिया था और 3 मंथ्स का रेंट उसने नहीं दिया था। रेंट उसने 9 मंथ्स का पे कर दिया था और 3 मंथ्स का उसने रेंट नहीं पे किया था, ठीक है? अब 2 साल बाद, या कैसे ना 6 साल बाद ना, 2021-22 में, 2021-22 में क्या हो रहा है, ओनर को वो पैसा देने आ गया वापस, या लीगल प्रोसीडिंग में जो भी पैसा रिकवर हुआ, ठीक है? उसको क्या हुआ, उसको वो पैसा वापस मिला, ठीक है? वो पैसा वापस मिलता है जो 3 मंथ्स का रेंट था, रेंट रिकवरी, जिसको हम बोलते हैं रेंट रिकवरी, ठीक है? पुरानी अनरियलाइज्ड रेंट जो रहा था उसकी रिकवरी हो रही है। कब हो रही है? 21-22 में। लेकिन इस दौरान इन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी क्या हो गई थी? सोल्ड टू मिस्टर सी। अब 21-22 में ओनर नहीं है वो अपनी प्रॉपर्टी की, जिसका उसका रेंट पहले नहीं मिल पाया था और अब मिल रहा है, ठीक है? तब क्या होगा? अब देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। जो ये रेंट मिला है ना, जो रेंट की रिकवरी हुई है, इसकी टैक्सेबिलिटी 21-22 में कैसे होगी? होगी भी या नहीं होगी? तो देखिए, डिपेंड करता है। यदि यदि जब 15-16 में जो रेंट उन्हें नहीं मिला था, उसका उन्होंने एज़ ए बैड डेट्स जब उस समय बेनिफिट ले लिया था या नहीं ले लिया था? यदि उन्होंने उसपे उसका बेनिफिट ले लिया था, उसको अपने एक्चुअल रेंट से रिड्यूस कर लिया था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया होगा? टैक्स की सेविंग की होगी, नहीं की होगी? यस, टैक्स की सेविंग की होगी। बट क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिड्यूस कर लिया था और जब उनको वो यहाँ पे रियलाइज़ होता है, सब्सिक्वेंटली क्या होता है? रियलाइज़ होता है, तो उसपे क्या होना? उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? और टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, ठीक है? प्लस इसमें 30% डिडक्शन भी मिलेगी, 30% डिडक्शन भी मिलेगी, ओके? दूसरा, यदि उन्होंने उस समय उस रेंट से बेनिफिट नहीं ले पाए थे, उस रेंट से टैक्स सेविंग नहीं हो पाई, नहीं क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा जो नहीं हुई होगी? उनकी रूल 4 की कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई होंगी, ठीक है? रूल 4 की कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई होंगी, तो उन्हें वो उस समय 15-16 में उन्हें अलाउ नहीं किया होगा कि आप अपना रेंट कम कर लीजिए। उनको रेंट, टोटल रेंट पे टैक्स देना पड़ा होगा, उनको 12 मंथ्स की रेंट पर टैक्स देना पड़ा होगा। अब उनको जब वो रेंट दोबारा मिल रहा है, नॉट दोबारा नहीं, पहले तो मिला नहीं था पर टैक्स तो दिया था ना उसपे। जब उनको वो रेंट मिल रहा है ना, ऑलरेडी वो उसपे टैक्स बियर कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे क्या उसकी टैक्सेबिलिटी होगी? नहीं होगी। यहाँ पे इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और उसका टैक्सेशन कैसे होता है। इसके साथ देखते हैं एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, एरियर्स ऑफ रेंट क्या है? एरियर्स ऑफ रेंट इज समथिंग, जो रेंट ना प्रीवियस ईयर्स का आता है, जो रेंट हमारे प्रीवियस ईयर्स का आता है। देखिए 2015-16 से कोई हमारे पास एक टेनेंट है, 20-21 तक वो रहा है, ठीक है? लेकिन हमने क्या करा था ना, बीच में हमने इसका रेंट इंक्रीज कर दिया था। हमने इसका रेंट इंक्रीज कर दिया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने रेंट इसका इंक्रीज किया था। रेंट इंक्रीज किया था तो बट इसने रेंट हमें जाके दिया है 2023-24 में या 22-23 में इन्होंने हमें रेंट का रिकवरी दी, एरियर्स ऑफ रेंट। एरियर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी पैसा जो हमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिल रहा है, बट मिल कब रहा है? नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है? तो पास्ट के लिए जब हमारे पास्ट की इनकम आ रही है ना फ्यूचर में, वो एरियर्स है। तो वो एरियर्स ऑफ रेंट ना, जो ये एरियर्स बिलोंग करते हैं 20-21 या उससे पहले साल के, ठीक है? तो हमने रेंट इंक्रीज किया होगा, पीछे से रेंट इंक्रीज किया है। अब पीछे का रेंट जब इंक्रीज किया है तो ऑब्वियसली उसके बाद ही देगा ना। अब हमें पीछे का रेंट आज मिल रहा है, तो इसकी टैक्सेशन कैसे होगा? ये टैक्सेबल होगा, यस टैक्सेबल तो होगा ही होगा। कोई भी इनकम टैक्स रिफॉर्म करता है गवर्नमेंट, 30% की डिडक्शन मिलेगी, यस 30% की डिडक्शन भी मिलेगी। और टैक्सेशन किस साल में होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।
इसके बाद आप मुझे लगता है कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स आते हैं, ठीक है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। देखिए इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सी एज per section 25A amount of rent received in areas of rent from a tenant or the amount of unrealized rent, जो रेंट हमें पीछे नहीं मिला था बट वो अब मिल रहा है, ठीक है, उसकी रिकवरी हो रही है सब्सिक्वेंटली, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा? उसका टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, 30% की डिडक्शन भी मिलेगी। टैक्सेबल होगा यदि वो प्रॉपर्टी का ओनर ना भी हो तब भी। मेरे केस में क्या था, मिस्टर सी ने उन्होंने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेच दी थी, 4 साल बाद उसको रेंट मिल रहा है, तो वो ओनर नहीं है, तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा उस पे, ठीक है? तब भी हम उसको कंसिडर करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसने प्रॉपर्टी बेच दी है, वो अभी ओनर नहीं है। देखिए एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं, इससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। देखिए 1920 का ना कुछ पैसा नहीं मिला था, 1920 का कुछ पैसा नहीं मिला था, अनरियलाइज्ड रेंट था उस साल। पहला केस 60,000, दूसरा केस 50,000, तीसरा 50,000। देखिए उस साल ना एयू ने डिसअलाउ कर दिया था 60,000 में से 25,000। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज ट्रिकी बना देता है आईसीआई, ये टर्मिनोलॉजी यूज करके, डिसअलाउड और अलाउड बाय द एओ। देखिए अलाउड बाय द एओ का मतलब है एओ ने उसको टैक्स बेनिफिट के लिए अलाउ कर दिया, मतलब माइनस करने दिया उसको, ठीक है? माइनस करने दिया तो मतलब उस पे उस समय टैक्स नहीं दिया। अब बाद में रिकवर होगा तो उस पे टैक्स देना है। डिसअलाउड बाय द एओ का मतलब होता है एओ ने उसको डिसअलाउ कर दिया, मतलब उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया, मतलब उस पे उसने टैक्स वसूल लिया। अब यदि उसको बाद में रिकवरी होती है तो उस पे टैक्स नहीं देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से फिर आपने लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट में लॉजिक आपने क्लियर है, आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है? अब आपको 2021 में वो रेंट रिकवर होता है, कितना होता है? 52। रेंट था कितना? 60। अभी रिकवर कितना हो रहा है? 52। 8,000 की तो बात ही नहीं होनी। 52 जो हो रहा है ना, 52 में आप देख लीजिए, क्या मैंने 52 का बेनिफिट पहले ले लिया था? तो देखा हमने, डिसअलाउ किया था 25,000, इसका मतलब 60 में से 25 उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, तो 35 का मैं बेनिफिट दे दिया था, 35 का बेनिफिट दे दिया था, ठीक है ना? तो अभी 35 में से, सॉरी 52 में से, 52 में से 35 माइनस कर देंगे, है ना? 52 में से यदि आप 35 माइनस कर देंगे तो आपको जो बैलेंस आएगा वो टैक्सेबल आ जाएगा। या ये कह सकते हैं 60,000 का रेंट था, उसमें से 25,000 ये उन्होंने क्या करे थे? डिसअलाउ करे थे। तो 25,000 पे उन्होंने एक तरह से टैक्स ले लिया, तो 25,000 पे आपने टैक्स अब नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, 52,000 से 25,000 माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट पे टैक्स दे चुके ना, वो माइनस कर दो, बाकी सारा टैक्सेबल, बाकी सारा टैक्सेबल। दूसरा केस 50,000, 50,000 का रेंट था हमारा, 50,000 का रेंट था, इसमें से रिकवरी हुई 50,000 की। हमें रेंट ना पिछले सालों का सारा आ गया, सारा पैसा दे दिया उसने बाद में। इस 50,000 में आप देखेंगे, मैं एज्यूम करता हूँ पीछे उसने यदि सारे पे टैक्स दे दिया था तो अभी कोई टैक्स नहीं देना। यदि उसने सारे के सारे पे टैक्स नहीं दिया था तो अभी कंप्लीटली 50,000 टैक्सेबल रहेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एओ ने अलाउ किया था 28, मतलब 50,000 अलाउ नहीं किए थे, 50,000 पे उसने 50,000 अलाउ नहीं किए थे, उसने सिर्फ और सिर्फ 28,000 अलाउ करे थे, मतलब 28,000 पे टैक्स नहीं था, 28,000 पे टैक्स नहीं था। 28,000 पे टैक्स नहीं था, तो टैक्स कितने पर था पहले? 22,000 पे, राइट? यदि 22,000 पे हम टैक्स दे दिया है और अभी कितना मिल रहा है? 50,000, तो 50 में से दिया 22 माइनस कर दो तो 28,000 पे मुझे अब टैक्स देना है। तीसरा, 50,000 का रेंट था मेरा जो आना था, अभी आया कितना? 20,000। उसमें से हमने ना 25,000 एओ ने अलाउ करे थे, 25 उन्होंने अलाउ करे थे, 25 डिसअलाउ किए, इसका मतलब 25 डिसअलाउ का मतलब 25 पे टैक्स दे दिया ना, 25 पे हमने टैक्स दे दिया। अब जितना भी रेंट रिकवर होगा उसमें से 25 माइनस करने हैं, ठीक है ना? कि 25 तक तो मुझे टैक्स देना ही नहीं है ना। तो यही केस है, 20,000 मुझे पैसा मिला और 20 में से ऑलरेडी 25 तो मैं टैक्स दे चुका हूँ ना, तो हम पहले वो कंसीडर करते हैं जो हम टैक्स दे चुके हैं, ठीक है ना? इसका मतलब इसमें मुझे कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना है, या मेरी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है। बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी पेपर में गलती हो जाती है कई बार, ठीक है ना? इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मॉड्यूल में आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको लगता है वीक है, किसी भी तरह का कोई डिफिकल्टी है, आप बता सकते हैं, उस पे हम डेफिनिटली डिस्कस करेंगे। चलिए गुड बाय।